हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डीकोड करने से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग पहले एक एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस एमसीक्यू के थ्रू कंसर्न्ड टॉपिक को रिट्रेस करने की हम लोग जो है कोशिश करते हैं अभी। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो कंसर्न्ड एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस कर पाएंगे और टॉपिक के ऊपर भी आप लोगों की जो कमांड है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी भी। अब आज के सेशन के अंदर वी विल बी कवरिंग रेमिटेंस प्रोडक्ट्स गाइस। अब रेमिटेंस प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग तरह के। मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और जब रेमिटेंस प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है बैंक के बिहाफ में, तो इट मींस हम लोग आज उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू फंड्स को जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेमिटेंस प्रोडक्ट्स के बारे में। अब देखिए, रेमिटेंस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हम लोगों को लास्ट साइकिल्स के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। जैसे नवंबर 2023 के अंदर एनईएफटी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया था। अब भी जो भी टॉपिक्स हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं, उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गैस, आप लोगों ने इस सीरीज के साथ जो बिल्कुल कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है, सो दैट आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाए, जहां पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू, क्योंकि देखिए एमसीयू की प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ ही साथ टॉपिक के ऊपर भी कमांड एस्टेब्लिश जो आप लोग जो है वो कर पाएंगे इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू गाइस। तो अब हम लोग जो है वो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए, एग्जाम के अंदर हम लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो नंबर है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। नाउ देयर इज अ केस स्टडी कि भाई अंजलि, अ वॉक इन कस्टमर विदाउट अ बैंक अकाउंट, विजिट्स अ बैंक ब्रांच इन मुंबई ऑन संडे एट 10:30 AM टू सेंड रुपीज 50,000 इन कैश टू हर ब्रदर इन दिल्ली। साइमल्टेनियसली एक कॉर्पोरेट क्लाइंट जो इनिशिएट करते हैं 10 करोड़ रुपए की ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन टू अ वेंडर। अब दोनों की दोनों ट्रांजैक्शंस को जो है एनईएफटी के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। अब जो बैंक का सिस्टम है उसके अंदर किसी तरह का कोई एक टेक्निकल ग्लिच आ जाता है और जो फंड्स हैं वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंचते हैं लगभग 1:30 बजे भी। तो 10:30 बजे जो थी वो ट्रांजेक्शन की थी, 1:30 बजे जो फंड्स हैं वो कस्टमर के या फिर जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में पहुंच गए। सो नाउ दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड ऑन द एनईएफटी। तो अब आप लोगों को इस केस स्टडी के बेस्ड के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेस्ड ऑन द सिनेरियो इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर स्टेटमेंट्स आर: अंजलि's transaction is valid because the cash based remittance limit for walk-in customer is capped at exactly 50,000 per transaction. The corporate client's rupees 10 crore transfer would be rejected because NEFT has a maximum transaction limit of rupees 2 lakh. Since the transfer took 3 hours to settle, that is from 10:30 AM to 1:30 PM, the bank may be liable to pay penal interest at the rate of RBI LAF repo plus 2%. Statement 4 क्या बोल रही है? The settlement of both transactions happened centrally in Mumbai using the SFMS, that is structured financial messaging system. So which of these statements are correct here? Your options are 1, 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only, या फिर 1 and 4 only. So what should be the right answer here भाई? The right answer will be option number C, that is 1, 3 and 4 only. अब देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एनईएफटी के रिगार्डिंग जो था वो फ्रेम किया गया था। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि अंजलि's ट्रांजेक्शन इज वैलिड बिकॉज द कैश बेस्ड रेमिटेंस लिमिट फॉर अ वॉक इन कस्टमर इज एक्जैक्टली 50,000 पर ट्रांजेक्शन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनईएफटी के थ्रू अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं और अगर आप लोग जो है वो एज ए वॉक इन कस्टमर बैंक में जाते हैं तो 50,000 रुपए की लिमिट है, तो इसीलिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इज द कॉर्पोरेट क्लाइंट 10 करोड़ ट्रांसफर वुड बी रिजेक्टेड बिकॉज एनईएफटी हैज अ मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज। तो नहीं भी, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एनईएफटी के केस में हम लोगों को जो है किसी भी तरह की मैक्सिमम लिमिट देखने के लिए नहीं मिलती है। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। सिंस द ट्रांसफर टुक 3 hours टू सेटल फ्रॉम 10:30 AM टू 1:30 PM, द बैंक मे बी एलिजिबल टू पे द पेनल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ आरबीआई एलएएफ रेपो प्लस 2%। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि 3 घंटे लग गए, तो एक्चुअल में क्या होता है कि विद इन 2 business hours जो है वो सेटलमेंट होनी चाहिए फंड्स की, जब भी एनईएफटी के थ्रू जो फंड्स हैं उनको रेमिट किया जा रहा है गाइस। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि भाई वहाँ पे फिर पेनल्टी लगाई जाती है आरबीआई एलएएफ रेपो प्लस 2%।
आरबीआई एलएएफ रेपो क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट जितना चल रहा है प्लस 2%, दोनों को ऐड करके हम लोग जो है वो उतनी पेनल्टी जो है बैंक के ऊपर लगा देंगे अगर विद इन 2 बिजनेस आवर्स हम लोगों को ट्रांजेक्शन सेटल होती हुई नहीं देखने के लिए मिलती है अभी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द सेटलमेंट ऑफ बोथ द ट्रांजेक्शन हैपेंड सेंट्रली इन मुंबई यूजिंग द एसएफएमएस। तो बिल्कुल एनईएफटी के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको सेंट्रलाइज्ड वे के अंदर मुंबई से जो है सेटल किया जाता है बाय यूजिंग द एसएफएमएस। एसएफएमएस क्या है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। तो ये हमारी फर्स्ट, थर्ड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है दीज आर द करेक्ट वन, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो गया अभी। अब हम लोग जो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एनईएफटी को एंड सम अदर रेमिटेंस प्रोडक्ट्स को भी। ठीक है, तो देखिए गाइज एनईएफटी की अगर बात की जाए तो एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इस एनईएफटी को एस्टेब्लिश किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम इन 1990s। तो 1990 के अंदर हम लोग जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम की तरह इसको एस्टेब्लिश करते हैं और इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर उस टाइम पे बोला जाता था। बट जब 2005 के अंदर इसको हम लोग जो है नेशन वाइड ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हम लोगों ने बोल दिया भाई। ठीक है, अब हम लोगों को क्या कुछ लिमिट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं इन एनईएफटी के थ्रू जब भी ट्रांजेक्शन की जाएगी। सो गाइस देखिए, देयर इज नो मैक्सिमम और नो मिनिमम लिमिट इन केस ऑफ एनईएफटी ट्रांसफर। हाउएवर अगर कैश बेस्ड रेमिटेंस की जा रही है तो 50,000 रुपए की जो है वो हम लोगों को लिमिट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है गाइस। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनका बैंक में अकाउंट ही नहीं है, जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल है वो पीएनबी बैंक में चले गए, पीएनबी बैंक में उनका अकाउंट ही नहीं है बट वो बोल रहे हैं कि मुझे एनईएफटी करनी है। सो कैन दैट इंडिविजुअल मेक अ ट्रांजेक्शन यूजिंग द एनईएफटी? डेफिनेटली। सो इंडिविजुअल विदाउट अ बैंक अकाउंट, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉक इन कस्टमर बोल रहे हैं, 50,000 रुपए तक की जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं यूजिंग दिस एनईएफटी। बट वहाँ पे उनको अपने डिटेल शेयर करने पड़ेंगे रिगार्डिंग एड्रेस एज वेल एज टेलीफोन भी। ठीक है, तो कुछ डिटेल जो शेयर करने पड़ेंगे, उसके बाद 50,000 रुपए की जो ट्रांजेक्शन है वो की जा सकती है एक वॉक इन कस्टमर के द्वारा भी यूजिंग द एनईएफटी भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई अगर हम लोगों ने जो इंडिया और नेपाल है इसके बीच में अगर फंड्स ट्रांसफर करने हैं यूजिंग दिस एनईएफटी तो कैन इट बी डन? यस, देयर इज इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम, जहाँ पे एनआरई और एनआरओ फंड्स के अंदर एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स के अंदर जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। एनआरई क्या और एनआरओ अकाउंट्स क्या हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के द्वारा इंडिया के अंदर जो इंडियन बैंक्स हैं वहाँ पे कुछ अकाउंट अपने मेंटेन किए जाते हैं और कुछ एनआरआईज के द्वारा इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंक्स हैं वहाँ पे अपने अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो इन्हीं अकाउंट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनआरई और एनआरओ अकाउंट बोल देते हैं। बट हाँ, ये जो फंड ट्रांसफर किए जाएंगे इन एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स के अंदर दिस विल बी सब्जेक्ट टू फेमा। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है अभी। आफ्टर दैट एनईएफटी के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ट्रांजेक्शन की जाती है। तो 48 हाफ आर्ली बैचेज जो है एवरीडे बनाए जाते हैं, 48 हाफ आर्ली बैचेज बनाए जाते हैं जहाँ पे 24/7 मैनर के अंदर 365 डेज इस एनईएफटी का यूज करके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो की जा सकती हैं। अब जो सेटलमेंट है फंड्स की, दैट शुड बी डन विद इन 2 बिजनेस आवर्स। तो 2 बिजनेस आवर्स के अंदर जो फंड्स हैं उनकी सेटलमेंट हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उस केस में जो बैंक है उसके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट लगाया जाएगा, दैट विल बी आरबीआई एलएएफ रेपो रेट प्लस 2%। जैसे अगर हम लोग मान लें कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट है वो इस टाइम के ऊपर 6% है मान लेते हैं, 2% उसमें ऐड करके हम लोग 8% की जो पेनल्टी है वो लगा देंगे बैंक के ऊपर अगर विद इन 2 बिजनेस आवर्स हम लोगों को जो फंड्स है उनकी सेटलमेंट होती हुई देखने के लिए नहीं मिलती है इन केस ऑफ एनईएफटी भी। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 48 हाफ आर्ली बैचेज एवरीडे। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर 12 बजे, मान लो आप लोगों ने एक 12 बजे बैच गया, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है बैचेज के अंदर ट्रांजेक्शन की जाएगी, तो 12 बजे के बैच गया, अगला बैच जो 12:30 जाएगा। अब आपने इनिशिएट की ट्रांजेक्शन 12:10 के ऊपर, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस होगी इस 12:30 वाले बैच के अंदर। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, 48 हाफ आर्ली, आधे आधे घंटे के 48 बैचेज जो हर दिन बनाए जाते हैं, सो दैट जो ट्रांजेक्शन है उनको कंटिन्यूस वे के अंदर 24/7 और 365 डेज के अंदर जो है वो चलाया जा सकेगा इस। ठीक है, सो दिस इज 48 हाफ आवर बैचेज एवरीडे बनाए जाते हैं इन केस ऑफ एनईएफटी। और आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फंड्स हैं उनको किस तरह से सेटल किया जाता है। तो भाई यहाँ पे हम लोग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन दैट इज सीबीएस, जिसके थ्रू मल्टीपल ब्रांचेस को, मल्टीपल बैंक्स जो हो आपस में खुद को जो हो इंटीग्रेट कर पाते हैं गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेटलमेंट ऑफ फंड्स होती है वो मुंबई से की जाती है सेंट्रलाइज्ड वे के अंदर।
जो रेमिटेंस रहता है, रेमिटेंस इज मेड थ्रू स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अब यहाँ पे क्योंकि बैचेज के अंदर जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसमिट किया जाता है, बट जो ट्रांसमिशन किया जा रहा है वहाँ पे हम लोग एसएफएमएस का यूज़ कर रहे हैं। एसएफएमएस क्या है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। सो इट इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कि हम लोगों को इवॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती है विद द हेल्प ऑफ आईडीआरबीटी। अब ये आईडीआरबीटी क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था कि भाई आप लोगों ने जो टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपग्रेड करके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर यूज़ करना है। तो उसी के द्वारा ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व की गई थी एसएफएमएस, जिसका यूज़ किया जाता है जब भी रेमिटेंस की जाएगी विद द हेल्प ऑफ एनईएफटी भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि कितनी पार्टीज हम लोगों को इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं इस एनईएफटी के प्रोसेस के अंदर। तो देखिए देयर आर 5 पार्टीज इन्वॉल्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व। सो 5 पार्टीज आर इन्वॉल्व। कौन कौन सी हैं? सेंडिंग बैंक, सेंडिंग सर्विस सेंटर, एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग सर्विस सेंटर एंड बेनिफिशियरी ब्रांच। सो दीज आर दी 5 पार्टीज जो कि हम लोगों को इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं इन केस ऑफ एनईएफटी ट्रांजेक्शंस। अब किस तरह से जो प्रोसेस है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जब भी एनईएफटी के थ्रू जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है अभी। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ फंड्स की जो रिक्वेस्ट है वो ओरिजिनेट की जाती है इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्म या फिर ऑनलाइन या फिर एटीएम के थ्रू गाइस। आफ्टर दैट जो बैंक की ब्रांच है वो इस मैसेज को एनईएफटी सर्विस सेंटर तक पहुंचा देती है। एनईएफटी सर्विस सेंटर क्या है? इट इज एक्चुअली अ पूलिंग सेंटर जहां पे मल्टीपल ब्रांचेस के जो मैसेजेस हैं उनको पूल करके रखा जाता है। सो दिस इज एनईएफटी सर्विस सेंटर। अब यहाँ से जो मैसेज है इस सर्विस एनईएफटी सर्विस सेंटर से इसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू द एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर। अब ये जो एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर है ये नेशनल क्लियरिंग सेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है फ्रॉम द मुंबई इटसेल्फ। तो हम लोगों ने मैसेज को पहले जो था वो एनईएफटी सर्विस सेंटर तक पूल करके लाए, फिर वहां से एनईएफटी सर्विस सेंटर से हम लोग मैसेज को कहाँ भेज दिया? एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर के अंदर भेज दिया, जो कि कौन ऑपरेट कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है फ्रॉम द मुंबई भी। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया? ट्रांजेक्शन्स की सॉर्टिंग कर लिया। अब ये जो एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को सॉर्ट कर दिया जाएगा डेस्टिनेशन वाइज एंड बैंक वाइज, कि भाई कितनी ट्रांजेक्शन हम लोगों को जो पीएनबी बैंक के लिए करनी है, कितनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए करनी है, कितनी कैनरा बैंक के लिए करनी है, ठीक है। और अगर पीएनबी या फिर एसबीआई के लिए करनी तो एसबीआई बैंक में भी मुंबई लोकेशन के लिए कितनी जो ट्रांजेक्शन है वो करनी है, दिल्ली के लिए कितनी है, ठीक है, इसी तरह से पुणे बेंगलोर के लिए कितनी है। सो डेस्टिनेशन वाइज और जो बैंक वाइज है उन जो ट्रांजेक्शन है उनको सॉर्ट कर दिया जाएगा एट दिस एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर। आफ्टर दैट जो डेस्टिनेशन बैंक है जहां पैसा जाना है दैट विल रिसीव एन इनवॉर्ड रेमिटेंस मैसेज फ्रॉम दिस क्लियरिंग सेंटर। तो एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर इनवॉर्ड रेमिटेंस का मैसेज भेजेगा किसको? डेस्टिनेशन बैंक को। आफ्टर दैट दिस डेस्टिनेशन बैंक विल पास ऑन द क्रेडिट टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट नंबर। मतलब जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा बेनिफिशियरी के अकाउंट नंबर के अंदर। जैसे ही जो डेस्टिनेशन बैंक है उसको एक मैसेज इनवर्ड मैसेज जो रेमिटेंस का मैसेज जो रिसीव होता है फ्रॉम एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर भी। सो ये इस तरह से जो ट्रांजेक्शन है उसका फ्लो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ एनईएफटी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट रेमिटेंस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज आरटीजीएस। अब गाइस देखिए आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसके फीचर्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम गाइस। अब यहाँ पे जो हम लोगों को ट्रांजेक्शन होती हुई देखने के लिए मिलती है दैट इज ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस। मतलब यहाँ पे रियल टाइम के अंदर जो है वो हम लोगों को ट्रांजेक्शन होती हुई देखने के लिए मिलती है कि भाई यहाँ पे बैचेस नहीं बनाए जा रहे हैं। सो ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड एज एंड व्हेन दे आर रिसीव्ड भी। सो दिस इज रियल टाइम। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैरी आउट की जाती हैं इंडिविजुअली, वहाँ पे किसी भी तरह की बंचिंग या फिर नेटिंग जो है वो नहीं की जाती है गाइस। सो दिस इज ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन जो है वो सेटल करवाई जाती हैं। अब 3 तरह के ट्रांजेक्शन टाइप हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भी। कौन कौन से हैं वो? सो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है। इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है? इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हम लोग जो है वो इट इज़ यूज्ड फॉर सेटलिंग द बैंक्स ओन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि भाई बैंक्स के द्वारा जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं बैंक के ऊपर भी, बैंक ने भी बोरो किया हुआ होता है फंड, ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं इट कैन बी विद द रिस्पेक्ट टू ट्रेजरी डेट या फिर फॉरेक्स गाइस। सो इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सेटल करने के लिए इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स का यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन्स। अब ये जो कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन्स का यूज़ किया जाता है बिटवीन कस्टमर ऑफ सेम और डिफरेंट बैंक। मतलब अगर पीएनबी टू पीएनबी ट्रांसफर करना है फंड को, या फिर पीएनबी टू एसबीआई जो है वो फंड को ट्रांसफर किया जाना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं किसका? कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन का भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शंस,
ठीक है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजैक्शन। अब ये जो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजैक्शन है, इनका यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, सॉरी आरबीआई सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम, मतलब बैंक्स के द्वारा आरबीआई के साथ में जो सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम के लिए अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं टू मेंटेन द लिक्विडिटी लिमिट्स। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन का। सो दीज आर दी 3 ट्रांजेक्शन टाइप्स जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे जो सेटलमेंट ऑफ फंड रहता है वो हम लोगों को वैसे ही देखने के लिए मिलता है जैसा एनईएफटी के केस में देखा कि भाई सेंट्रलाइज्ड वे के अंदर मुंबई से जो है वो फंड्स को सेटल किया जा रहा है। अब अगर हम लोग रेंज ऑफ फंड की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को मिनिमम लिमिट देखने के लिए मिलती है ₹2 लाख। सो 2 लाख रुपए से लेकर के किसी भी अमाउंट तक की जो ट्रांजेक्शन है वो की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ आरटीजीएस भी। तो ये हम लोगों ने आरटीजीएस के फीचर्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग आरटीजीएस के भी जो प्रोसेस फ्लो को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिनेशन है मैसेज की वो होती है फ्रॉम द कस्टमर्स एंड, उस मैसेज को ऑथेंटिकेट किया जाता है। अब ये मैसेज जो पेमेंट सिस्टम गेटवे के थ्रू राउट करके हम लोग जो सेंट्रल हब से होते हुए दूसरे बैंक तक पहुंचा देते हैं। दूसरा बैंक कौन सा हो जाता है, जहाँ पे फंड जाना है एक्चुअल में भी। After that authentication of message will be done. After that debit will take place and a क्रेडिट मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड भी। अब जो आरबीआई, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए बताई गई है तो बैंक के पास इमीडिएटली इतना पैसा नहीं होता है, तो बट बैंक के द्वारा जो सेटलमेंट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं आरबीआई के साथ में, उन सेटलमेंट अकाउंट का यूज किया जाता है फॉर फुलफिलिंग द ट्रांजेक्शन यूजिंग आरटीजीएस गाइस। ठीक है, तो बैंक्स जो है वो सेटलमेंट अकाउंट्स का यूज करते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन को सेटल करने में। अब यहाँ पे जो बेनिफिशियरी का बैंक है उसको क्रेडिट करना पड़ता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड्स ट्रांसफर मैसेज। जब उसको फंड ट्रांसफर का मैसेज रिसीव होता है बेनिफिशियरी बैंक को, तो उसको उस मैसेज के रिसीव होने के 30 मिनट के अंदर अंदर जो फंड्स को क्रेडिट करना पड़ता है बेनिफिशियरी के अकाउंट के अंदर भी। सो दिस इज हाउ ट्रांजेक्शन हम लोगों को सेटल होती हुई देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ आरटीजीएस गाइस। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद रेफरेंस टू डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम अंडर ईसीएस एंड एनएसीएच, consider the following statements be. So your options are ECS has a defined dispute management system, NACH has a defined dispute management system, dispute management system is absent in ECS, या फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट हेयर। सो यू नीड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हेयर। योर ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 only, 1 and 3 only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 2 and 3 only. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है दिस इज रिगार्डिंग ECS एंड NACH विच आर अनदर रेमिटेंस प्रोडक्ट्स जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं गाइज। ठीक है, अब ऑप्शन सी यहाँ पे सही बोला जा रहा है, 2 and 3 ओनली। पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ECS हैज अ डिफाइंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम। सो नहीं भी, ECS के अंदर हम लोगों को डिफाइंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है, इट इज देयर इन NACH। तो पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब क्यों दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा जब हम लोग अभी डिटेल में ECS और NACH को डिस्कस कर लेंगे गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ECS के बारे में भी। अब देखिए ECS क्या है, ECS स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अब इसके फीचर्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ECS का पर्पस क्या है, टू मेक बल्क पेमेंट्स विच आर रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं और रेपिटेटिवली वो पेमेंट्स होती हैं और पीरियोडिक वे के अंदर पेमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट या फिर पेंशन गाइज। अब जैसे आप लोगों को जो है वो सैलरीज प्रोवाइड की जाती हैं आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, तो हर महीने सैलरी आ रही है। ठीक है, एक जो एम्प्लॉयर है उसके अकाउंट से बल्क के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, पीरियोडिक हो रही हैं और रेपिटेटिव ट्रांजेक्शन है। सिमिलर इज द केस विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों के जो FDs हैं उनके ऊपर, तो बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, मल्टीपल कस्टमर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, रेपिटेटिवली प्रोवाइड किया जा रहा है और पीरियोडिकली प्रोवाइड किया जा रहा है अभी। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ECS का यूज करते हैं। अब ECS के अंदर वी इंक्लूड NACH ट्रांजेक्शंस विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ NPCI इटसेल्फ भी। तो ये अभी NACH क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट ECS के अंदर भी हम लोगों को जो NACH ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती हुई देखने के लिए मिलती हैं। अब ये जो ECS है इसका यूज किया जा सकता है फंड को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन NRE एंड NRO फंड्स। NRE और NRO फंड्स हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के द्वारा इंडियन बैंक्स के अंदर जो फंड्स अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं या फिर इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंक्स हैं वहाँ पे जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वहाँ उनको हम लोग बोल देते हैं NRE या फिर NRO अकाउंट्स भी। तो उन पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर भी बल्क के अंदर ट्रांजेक्शन की जा सकती हैं, बट दैट विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी। अब 3 तरह का ECS हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, लोकल ECS, रीजनल ECS एंड नेशनल ECS भी। अब जो लोकल ECS है ये कवर करता है कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ को और उनके सराउंडिंग एरियाज़ को। अब ये जो लोकल ECS है इसको ऑपरेट किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डेजिग्नेटेड बैंक्स
एट द 81 लोकेशन, तो 81 लोकेशंस के थ्रू लोकल ईसीएस को जो है ऑपरेट किया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द रीजनल ईसीएस, जहां पे हम लोग उन सभी कोर एनेबल्ड बैंकिंग ब्रांचेस को कवर करते हैं विच आर देयर इन अ स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स। और इसको ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है एट द 9 लोकेशंस भी। सो दिस इज रीजनल ईसीएस। नेक्स्ट इज नेशनल ईसीएस। अब देखिए नेशनल ईसीएस क्या है, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं सभी कोर एनेबल्ड बैंकिंग ब्रांचेस को नेशन वाइड, जो हमारे पूरे ऑल ओवर नेशन में जो हमारी कोर बैंकिंग एनेबल्ड ब्रांचेस है उन सभी को कवर किया जाता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के थ्रू जो इंटीग्रेटेड है उन सभी ब्रांचेस को कवर किया जाता है इन दिस नेशनल ईसीएस। इसको ऑपरेट किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मुंबई गाइस, ठीक है। तो इसको मुंबई से ऑपरेट किया जा रहा है। रीजनल ईसीएस जो है वो आरबीआई ऑपरेट कर रहा है एट 9 लोकेशन। लोकल ईसीएस को भी आरबीआई या फिर डेजिग्नेटेड बैंक्स ऑपरेट करते हैं बट एट 81 लोकेशन। सो ये हम लोगों ने 3 तरह के ईसीएस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग ईसीएस के वेरिएंट्स को समझ लेते हैं गाइस। तो देखिए 2 तरह के वेरिएंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पहला है क्रेडिट वेरिएंट भी। अब देखिए क्रेडिट वेरिएंट, जिस भी वेरिएंट की बात हो रही होगी उस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में हम लोगों ने मैनी जोड़ देना है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे क्रेडिट वेरिएंट है तो मतलब मल्टीपल क्रेडिट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो 1 डेबिट एंड मैनी क्रेडिट्स, जैसे सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट या फिर पेंशन। तो सैलरी जब प्रोवाइड की जाती है तो एक अकाउंट से जो पैसा है वो डेबिट होता है और मल्टीपल जो सैलरी होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में पैसा जो है क्रेडिट होता है। सो 1 डेबिट एंड मैनी क्रेडिट्स आर देयर। अब यहाँ पे किस तरह से क्रेडिट वेरिएंट के अंदर हम लोगों को जो ट्रांजेक्शन होती हुई देखने के लिए मिलती है। सो ईसीएस क्रेडिट यूजर जो है वो स्पॉन्सर बैंक के थ्रू अपनी ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करता है और डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर के अकाउंट में डेस्टिनेशन बैंक के द्वारा जो फंड्स हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। अब अगर किसी भी तरह का डिले देखने के लिए मिलता है बाय दिस डेस्टिनेशन बैंक जहाँ पे पैसा जाना था, तो वहाँ पे फिर पेनल्टी इंटरेस्ट लगाया जाता है इस डेस्टिनेशन बैंक के ऊपर। कितना? आरबीआई का जो एलएएफ रेपो रेट है प्लस 2%। जैसे अगर जो रेपो रेट है वो 6% है, उसमें 2% ऐड कर देंगे तो 8% की जो पेनल्टी इंटरेस्ट है वो लगा दी जाएगी भी। सो दिस इज क्रेडिट वेरिएंट गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द डेबिट वेरिएंट। अब देखिए गाइस डेबिट वेरिएंट का मतलब क्या है कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि जिस भी वेरिएंट के बारे में बात हो रही होगी उसके साथ में मेनी वर्ड अटैच कर देंगे। सो मेनी डेबिट्स एंड 1 क्रेडिट भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा जो पेमेंट्स की जाती हैं, जैसे यूटिलिटी बिल पे करना, टैक्स कलेक्शन, लोन इंस्टॉलमेंट या फिर इंश्योरेंस। अब आप लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मल्टीपल कंज्यूमर्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल पे किया जाता है तो एक उस सर्विस प्रोवाइडर, उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के अकाउंट में वो पैसा जाता है। तो मल्टीपल अकाउंट से डेबिट होता है और सिंगल अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट हो जा रहा है अभी। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेबिट वेरिएंट बोल रहे हैं। मेनी डेबिट्स एंड 1 क्रेडिट भी। अब किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस रहता है? सो ईसीएस डेबिट यूजर जो है वो यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन को जो है इनिशिएट कर पाता है और जो डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर है वहाँ पे उसके डेस्टिनेशन बैंक के अंदर से जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को मैनी अकाउंट से डेबिट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है फंड। मतलब यहाँ पे जो ईसीएस डेबिट यूजर है वो वहाँ पे डेस्टिनेशन बैंक के जो भी डेस्टिनेशन बैंक है वो अपने अपने अकाउंट के थ्रू जो अमाउंट है उसको डेबिट करते हैं और जो हमारा यहाँ पे जिस अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना है वहाँ पे जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है विद द स्पॉन्सर बैंक ऑफ दैट क्रेडिट एंटिटी गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट जो कस्टमर है वो इम्पोज कर सकता है यहाँ पे मैक्सिमम डेबिट लिमिट कि भाई कितना अमाउंट जो मेरे अकाउंट से डेबिट की जानी है, हर महीने मेरे अकाउंट से 500 रुपये कट जाना चाहिए, वो लिमिट यहाँ पे इम्पोज कर सकता है। और अगर किसी भी तरह का डिसऑनर होता है तो जो राइट एंड रेमेडीज हम लोगों को सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, सेम रेमेडीज विल बी एप्लीकेबल हेयर वाइज, ठीक है, और सेम राइट्स विल बी देयर बाई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 2 तरह के वेरिएंट्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं एनएसीएच के ऊपर। तो गाइस देखिए एनएसीएच क्या है? एनएसीएच स्टैंड्स फॉर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब देखिए एनएसीएच को एस्टेब्लिश किया गया था 1 मई 2016 के अंदर बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसके लिए एस्टेब्लिश किया गया था? बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए। इसका पर्पज क्या था? रेपिटेटिव हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस को सेटल करवाना। और यहाँ पे हम लोगों को जो है वो बल्क के अंदर पेमेंट देखने के लिए मिलती है विद द हेल्प ऑफ एनएसीएच, जो की जा सकती है, जैसे सब्सिडीज़ की पेमेंट करना, डिविडेंड की पेमेंट करना, इंटरेस्ट, सैलरी या फिर पेंशन की पेमेंट करना। और बल्क अमाउंट जो कलेक्ट भी किया जा सकता है, जैसे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लोन या फिर म्यूचुअल फंड के जो प्रीमियम है उसको कलेक्ट करना गाइस, ठीक है। तो बल्क कलेक्शन और बल्क पेमेंट यहाँ पे की जाती है एनएसीएच के थ्रू। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार एनएसीएच और ईसीएस तो फिर एक बराबर ही हो गए, बट नहीं। यहाँ पे जो एनएसीएच है इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम गाइस, जहाँ पे हमारा एम रहता है कि हम लोग कंसोलिडेट कर दें मल्टीपल ईसीएस सिस्टम्स को अक्रॉस द कंट्री।
भी, जो हम लोगों ने मल्टीपल ईसीएस सिस्टम्स पढ़े जैसे रीजनल ईसीएस, नेशनल ईसीएस, लोकल ईसीएस, इन सभी को इंटीग्रेट कर दिया गया है इन केस ऑफ एनएसीएच गाइस। अब क्या कुछ इसके हम लोगों को फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, तो एनएसीएच के अंदर सिंगल सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ओपन स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। अब ये जो एनएसीएच है ये सपोर्ट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी विद आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन्स। तो आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन्स कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एनएसीएच, जो भी बल्क के अंदर पेमेंट करनी है या फिर बल्क के अंदर कलेक्शन करनी है अमाउंट की। आफ्टर दैट हम लोग देख पाते हैं कि ये जो NaCH है ये एक्चुअल में एक इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, ECS का। कैसे इम्प्रूव्ड है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ पे मैंडेट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ NaCH। इसके अलावा डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए देयर इज अ प्रॉपर डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम इन NaCH। अलॉन्ग विद दिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इन्फॉर्मेशन को सही से मैनेज कर पाएँ और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर पाएँ, इसके लिए हम लोगों को जो है एक प्रॉपर सिस्टम देखने के लिए मिलता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन केस ऑफ NaCH भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के बारे में। तो इसको डेवलप किया गया था एनपीसीआई के द्वारा और ये फैसिलिटेट करता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम यूजिंग आधार। तो हम लोग देखते हैं ना कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट के द्वारा जब भी पेंशन वगैरह दी जाती थी तो जो मिडल मैन होते थे वो बोलते थे कि पेंशन आई ही नहीं, 2 महीने से पेंशन ही नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं कहाँ से दे दूँ। तो वहाँ पे मिडल मैन ही सारा बीच का जो पैसा था वो खा जाते थे भी। बट अब गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चलाई गई है, तो इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स के थ्रू कस्टमर्स जो बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में डायरेक्टली जो फंड है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसमें हेल्प कर रहा है क्या, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, जो कि हमारा किसका पार्ट है, NaCH का ही पार्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसको एनपीसीआई के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है गाइस। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया अबाउट द रेमिटेंस प्रोडक्ट्स गाइस। बट इसके अलावा अगर आप लोग जो हो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को अभी जो वेबसाइट देखने के लिए मिल रही है, इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने विजिट करना है, दैट इज़ edutap.in। यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब JIB कोर्सेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे भी, जैसे JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज। तो पहले बात करते हैं JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में। अब इस कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को JIB एग्जाम की चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट क्लासेस के थ्रू जो ये हमारे चारों के चारों कंपोनेंट्स हैं कवर अप करवाए जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोग कंसेप्ट्स को रिवाइज कर पाएँ इसके लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप लोग जो है वो कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व PYQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स गाइस, अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आफ्टर दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोगों ने जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, तो आप लोग जो है जस्ट स्क्रॉल इट डाउन करेंगे, यहीं पे स्क्रॉल करते ही आप लोगों को जो है वो अलग अलग कंपोनेंट्स के मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे I&IFS, PPB, AFM और RBWM। तो इनकी हेल्प से आप लोग जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइव क्रैश कोर्स के बारे में, विच इज़ फॉर दोज इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल चाहते हैं कि भाई हम लोगों को सिर्फ टारगेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए जो प्रिपरेशन करनी है गाइस। सो यहाँ पे लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे फॉर द ऑल द कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जामिनेशन। आप लोगों को रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप लोग उस जो कंटेंट पढ़ा होगा उसको रिवाइज कर पाएँ इसके लिए सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो एनरोल योर सेल्फ इन दिस लाइव क्रैश कोर्स, अगर आप लोग जो है वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ अपनी जो है वो इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।